जो हम टॉपिक जो डिस्कस हम कर रहे हैं दैट इज जो कि इंडस्ट्री 4.0 जैसे अजीम ने हमें बताया है, दैट इज बेसिकली जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज बिग डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन। सो आज का सेशन जो है वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी सेशन होगा जिसमें हम मेनली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली बिग डेटा है क्या and what are the analytics methodologies or you can say techniques जो हमारे पास available हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं to analyze the data and then specifically जो हमने Python का word use की है that is basically a programming language. So हम discuss करेंगे कि why not R, क्योंकि R भी जो है वो big data के लिए use की जाती है and there are other platforms as well जैसे SAS है और other Stata है and many other softwares as well. So let me start with कि generally जब हम big data का term use कर रहे होते हैं so big data से मुराद हम क्या ले रहे होते हैं even अगर हम अपनी normal life के perspective से देखें कि all over the world हम एक दिन के अंदर कितना data जो है वो generate कर रहे होते हैं that is 2.5 quintillion byte. अब ये 2.5 quintillion byte जो data है ये कितना होता है दैट इज बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हम अगर जो है वो एफएल टावर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और उतनी सीरीज जो है वो हम रखना स्टार्ट कर दें सो दैट इज द ह्यूज क्वांटिटी के जो कि एक दिन के अंदर हम जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं और आइदर यू कैन से कि अगर किसी को ब्लू रे डिस्क का पता है तो अगर हम कह दें कि 10 मिलियन ब्लू रे डिस्क के बराबर जो है वो 2.5 क्विंटिलियन डाटा है क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डाटा जो है वो हम ऑन डेली बेसिस के ऊपर जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं और ये डाटा कहाँ से आ रहा होता है ऑफ कोर्स दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट. ठीक है, सो हम फेसबुक यूज करें, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, अदर जो हमारे पास जो है वो सोर्सेज हैं जिनसे हम ये डाटा जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जनरेट कर रहे होते हैं. सो ये तो हमारे पास है कि इंटरनेट वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से अगर हम बात कर रहे होते हैं. इवन अगर हम टेलीकॉम परस्पेक्टिव से बात करें सो 2014 के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट जो 67% जो आप कह लें कि जो डाटा जनरेट हो रहा था दैट इज ड्यू टू द सेल फोन्स के एंगल के अंदर जो वो यूज हो रहा था जो हम जनरेट कर रहे होते थे. बट अगर हम स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग के परस्पेक्टिव से बात करें क्योंकि आजकल जो बात की जा रही है वो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है. ठीक है, सो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर हम डाटा के परस्पेक्टिव से बात करें सो अगर आप इस डायग्राम को देखें जो कि मैंने बेसिकली जो है वो इस आर्टिकल से ली है. सो यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल. जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस आर्टिकल को जो है वो जरूर स्टडी कीजिएगा. सो इस डायग्राम के मुताबिक अगर हम देखें वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या दैट इज इंक्रीजिंग द डाटा वॉल्यूम. ठीक है, सो डाटा की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करती चली जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग या हैंडीक्राफ्ट एज से हम स्टार्ट हुए एंड वी मूव टूवर्ड्स बिग डाटा एज जो कि हम आजकल जिसकी बात कर रहे हैं. और अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो हम दो तरह की टेक्नोलॉजी की बात करें. वन इज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड अदर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, जो कि साथ साथ जो वो मूव करते चले जा रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या एडवांसमेंट्स आना स्टार्ट हुई और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या एडवांसमेंट आना स्टार्ट हुई. और आजकल जो है वो इनका बेसिकली जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, प्लस साइबर वर्ल्ड. ठीक है, नॉर्मली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम साइबर की सेंस के अंदर अगर हम ले लें क्योंकि हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं सो इसके कनेक्शन को जब हम लेके चल रहे होते हैं दैट इज बेसिकली द स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की सेंस के अंदर हमारे पास आ जाती है चीज. ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब हम बात करें बिग डाटा के एंगल के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात किस चीज की जा रही है इंडस्ट्री 4.0 की, साइबर फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स की. ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, क्लाउड कंप्यूटिंग की. ठीक है, जो कि बेसिकली किस चीज को जनरेट कर रहा है वो बिग डाटा को जनरेट कर रहा है. ठीक है, और ये डाटा किस किस्म का हो सकता है. ये डाटा जो है वो ह्यूमन रेलिवेंट हो सकता है, मशीन रेलिवेंट हो सकता है, सो प्रोडक्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि वो आप किस तरीके का जो है वो डाटा कलेक्ट हम कर रहे हैं. ओके, सो अगर हम बात करें कि बिग डाटा बेसिकली है क्या और हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं
So we can define big data with this diagram. Like, so this is very important, these 5 V's, which is volume, velocity, variety, veracity, ठीक है, value. So यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो बिग डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मीन साइज ऑफ द डाटा जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है. ओके, और साथ ही साथ जब आपके पास बहुत ज्यादा डाटा एक तो हम कलेक्ट करें और साथ में उतनी क्विकली हम कलेक्ट करें, सो स्पीड ऑफ द डाटा जो जनरेट हो रहा है उसकी कलेक्शन जो है वो करना, दैट इज द मेन चैलेंजिंग पार्ट. और ऑब्वियसली फिर डाटा जो है वो किस किस तरह का डाटा जो है आप कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज बेसिकली द वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डाटा. ओके, मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा कलेक्ट कर रही हैं, और जाहिर बात है जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग से बात कर रहे होंगे तो हम मे बी मल्टीपल अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहां से हम जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं. सो दैट्स वाई अगर हम इसके ऑपोजिट साइड पे हैं जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं, दैट इज बेसिकली वैरायटी के अगेंस्ट क्या, दैट इज वेन्यू. ओके, मीन कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो. इस तरीके से जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं वहां पे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वैलिडिटी ऑफ द डाटा, कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है वो क्वालिटी ऑफ डाटा कलेक्ट कर लेना है, करना है. क्योंकि अगर आप जंक डाटा कलेक्ट कर रहे होगे तो ऑब्वियसली आपके जो एनालिसिस हैं या जो आप कोई प्रॉपर उसकी रिजल्ट्स नहीं ड्रॉ कर सकते, कोई कंक्लूजन प्रॉपरली जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते. ओके, इसी तरीके से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी दैट इज कि कितनी क्विकली जो है वो डाटा जनरेट हो रहा है. ओके, और जितना क्विकली जो है वो डाटा अगर जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो बिहेवियर है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो किस तरीके से चेंज हो रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम एग्जांपल लें, आजकल हमारे पास एप्पल ने रिस्ट वॉच जो है वो निकाली थी जो कि आपके हार्ट बीट के बारे में बताती है, ठीक है, आपकी कैलोरीज बर्निंग के बारे में बताती है, इनटेक के बारे में बता रही होती है. सो एक रियल टाइम आप डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हो जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख सकते हो कि कितना क्विकली वो डाटा आप कलेक्ट भी कर रहे हो और साथ ही साथ वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है. सो अगर हम एक सिंगल पर्सन के ऊपर लें और इसी तरीके से अगर हम कहें कि लेट्स से कि जी वो 1 मिलियन पर्सन ने वो वॉच जो है वो बाय की हुई है, सो ऑब्वियसली एप्पल जो है वो 1 मिलियन पीपल का रियल टाइम डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहा होगा डिफरेंट पैरामीटर्स के अगेंस्ट. हार्ट बीट के परस्पेक्टिव से ले सकता है, कैलोरी बर्न्स एंड डिफरेंट पैरामीटर्स जो भी जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं. ओके, सो साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो है वो डाटा हमें एक्यूरेटली कलेक्ट करना है, ठीक है. सो ऑब्वियसली जब हमने डाटा एक्यूरेटली कलेक्ट करना है तो हमारे पास जो है वो हमने एक डिस्क्राइबली उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया होना चाहिए कि कौन कौन से पैरामीटर्स के अगेंस्ट जो है वो हमें डाटा कलेक्ट करना है. एंड दैट डाटा मस्ट हैव सम वैल्यू, मीन यूजफुल डाटा होना चाहिए हम जो है वो, ताकि उससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकें. सो मीन अल्टीमेट थिंग जो हमारे पास आ जाती है दैट इज बेसिकली आपकी कह लें कि आपके पास जो बिग डाटा की बात की जाती है विच इज बेसिकली द साइज ऑफ द डाटा, मीन वॉल्यूम, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी के अंदर तुम्हारे पास डाटा जनरेट हो रहा है. ओके, वेलोसिटी के कितना क्विक स्पीड के साथ जनरेट हो रहा है, वैरायटी ऑफ द डाटा, मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डाटा जो है वो हमारे पास आ रहा है. सो हमने इन तमाम के तमाम डाटा को, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द चैलेंजिंग पार्ट आ जाता है डाटा के अंदर, कि हमने सबसे पहले इसको कलेक्ट कैसे करना है एंड देन हमने इसको वैल्यूएबल कैसे बनाना है, राइट. So that is the most challenging part while we are dealing with the big data के point of view से आ जाते हैं. Okay, so अब जब हम big data की collection के point of view से चले जाते हैं तो हमारे पास जो है वो 3 categories के अंदर हम data को mainly divide कर सकते हैं. One is a structured data. Okay, so structured data हमारे पास क्या होता है जिसमें हमें clear cut पता होता है कि हमारे पास जो है input data क्या है, मीन वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेरे पर्टिकुलर आउटपुट को अफेक्ट कर रहे हैं, मीन दैट इज अ वाई वेरिएबल. लाइक जैसे अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लूं तो हम ये कह देते हैं कि मेरा वाई वेरिएबल जो है वो सेल है, ठीक है, और मेरा इनपुट वेरिएबल क्या है, दैट इज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. सो हमें क्लियरली पता है ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर डाटा अवेलेबल है तो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली ओनली 5% जो हमारे पास डाटा जब हम प्रोसेस कर रहे थे वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है. लाइक जो हम एक्सेल शीट्स के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर या ओरेकल डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर डाटा अवेलेबल है.
सिमिलरली अब हमारे पास जो सेकंड फॉर्म आ जाते हैं विच इज अनस्ट्रक्चर्ड. सो अनस्ट्रक्चर्ड मीन हमें नहीं पता कि जो डाटा जनरेट हो रहा है वो इनपुट पैरामीटर्स क्या है, आउटपुट क्या है. लाइक द सोशल मीडिया इज द बेस्ट एग्जांपल कि जिसके अंदर हमारे पास एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा आ रहा है. अब हमने उस डाटा को जो है वो कलेक्ट करना है, ठीक है, और ऑब्वियसली उससे कुछ ना कुछ हमें एक इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट करनी है ताकि हम उसको यूजफुल बना सकें, ताकि हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकें और अपनी प्रोडक्ट की सेल को, ठीक है, इंक्रीज कर सकें या प्रॉफिट को. सो बेसिकली हम उस डाटा को किस तरीके से वैल्यूएबल बना सकते हैं. सो दैट इज बेसिकली 80% जो इंफॉर्मेशन है वो उस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर मौजूद होती है. एंड देन हमारे पास क्या है जी, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा. सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा हमारे पास क्या होगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हमारे पास है. दैट इज बेसिकली आप कह लें कि जिसमें या तो मुझे इनपुट के बारे में पता होगा या मुझे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के बारे में पता होगा. बट ज्यादातर जो हम डील कर रहे थे वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हम जो है वो डील कर रहे होते हैं. अब हमने उस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को किस तरीके से जो है वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, दैट इज द टास्क एंड दैट इज अ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क हमारे पास आ जाता है. ओके, बट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, सो मैं जो यहाँ पे एग्जांपल कोट कर रहा हूँ वो सेम आर्टिकल जो मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया कि इसको जो है वो मस्ट रीड आउट कीजिएगा. दैट इज बेसिकली आपके पास है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डाटा साइकिल हमारे पास कहाँ से आ जाता है. दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइनिंग द प्रोडक्ट टू डिलीवर टू द कस्टमर एंड देन रिवर्स लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है. So this is forward logistics, or you can say forward manufacturing, and this is the reverse logistic के point of view से. So that mean यहाँ से हमारे पास क्या है कि different तरह का जो है वो data हम जो है वो generate कर रहे हैं, okay? और वो data जो है वो human relevant जो है वो data source हो सकता है, हमारे equipment machines हमारे पास जो है वो data source हो सकती है, ठीक है, product relevant. So different तरह का जो है वो हमारे पास जो है वो data जो है वो यहाँ पे generate हो रहा है. सो दैट इज बेसिकली कि जो सोर्सेज हमारे पास क्या आ रहे हैं जहां से हमारे पास जो है वो डाटा जनरेट हो रहा है, राइट. और देन फिर हम उसको क्या कर रहे हैं जी, कलेक्ट कर रहे हैं, देन स्टोरेज की सेंस के अंदर आ रहे हैं. और अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास जो डाटा जनरेट हो रहा है वो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर हो रहा है. और हमने अब इसको जो है वो वैल्यूएबल मीन जिसको हम कहते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग करनी है, जिसमें डाटा क्लीनिंग आ जाती है एंड हाउ वी आर डीलिंग विद इट. सो उसको जो आगे हम डिस्कस भी करते हैं कि उसके कौन से स्टेप्स हैं कि आपने जब डाटा को कलेक्ट कर लेना है तो आगे उसको किस तरीके से क्लीनिंग की तरफ लेके चलना होता है. ओके, नॉर्मली जब हम उसकी प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं, मीन डाटा को क्लीन कर लेते हैं, जो हमारे पास अनयूज्ड डाटा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, एंड देन वी आर स्टार्ट मूविंग के जब हमारे पास एक वैल्यूएबल डाटा आ जाता है तो हम उसके एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं. सो एनालिसिस के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है मोस्टली दैट इज बेसिकली द डाटा विजुअलाइजेशन, मीन ग्राफिकली या टेबल्स के जरिए या चार्ट्स के जरिए उसको विजुअलाइज कर रहे होते हैं. एंड देन वो जो हम विजुअलाइज या एनालाइज कर रहे होते हैं उसको हम किस एंगल के अंदर बेसिकली अप्लाई करें, वेदर वी आर एनालाइजिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी, ओके, वेदर वी आर एनालाइजिंग द मेंटेनेंस प्रोसेसेस, ठीक है, या हम डिमांड को फोरकास्ट करें, किस पर्सपेक्टिव से हम उसको बेसिकली उस डाटा को इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके, सो अब मेन क्वेश्चन जो आ जाता है दैट इज दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम. कि अब हमने लेट्स से कि जी डाटा को कलेक्ट कर लिए और हमने उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक इंफॉर्मेटिव फॉर्म के अंदर जो है वो क्लीन करके जो है वो अपने पास जो है वो शीट की फॉर्म के अंदर जो है वो रख लिया हुआ है. अब मुझे उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए जो है वो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकालने. सो हमारे पास डिफरेंट तरह के एनालिटिकल यू कैन से मेथड अवेलेबल है या अप्रोचेस अवेलेबल हैं. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से लेके, okay, so we are starting from the descriptive analytics to prescriptive, right? So that mean every stage के ऊपर the question is कि आप basically जो अपने data collect किए है उससे करना क्या चाह रहे हो. So अगर तो आप just ये देखना चाह रहे हो कि what is right now happening, okay, कि हो क्या रहा है, हमारा process किस तरीके से behave कर रहा है, currently हम किस stage के ऊपर खड़े हैं, तो we can use the descriptive analytics, ठीक है. उसके अंदर अब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर डिफरेंट तरह के मेथड्स
और टेक्निक्स अवेलेबल है वो क्या है वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, बट ब्रीफली यू कैन से दैट इज कि आप हिस्टोग्राम्स वगैरह या मीन मीडियन मॉड वगैरह वेरी बेसिक और सिंपल एग्जांपल्स जो है वो हम यूज करें टू आइडेंटिफाइंग कि राइट नो व्हाट इज हैपनिंग इन आवर प्रोसेस और इन द सिस्टम। नेक्स्ट स्टेज क्या है कि हमारे पास क्या है कि वेदर अगर आप ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा प्रोसेस इस वक्त किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ओके प्रॉब्लम किस तरीके से आ रही है, नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या आ जाती है, व्हाई डिड इट हैपन। ओके कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो रही है, रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, सो अब हमें एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों हुआ। ओके सो दैट इज बेसिकली द डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स आ जाते हैं। सो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हमारे पास डिफरेंट तरह की हैं, लाइक वी हैव द इन्फ्रेंशियल एनालिसिस हमारे पास है जिसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ यू कैन से मशीन लर्निंग टूल्स लाइक decision tree हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द अदर टूल्स आर एज वेल हमारे पास अवेलेबल है। ओके देन वंस कि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि व्हाई डिड इट हैपन, सो वी केम टू नो कि इस पर्टिकुलर की वजह से या जो आप कह लें कि प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो मशीन की स्पीड इंक्रीज करने की वजह से जो है वो अफेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल नॉन द नेक्स्ट स्टेज इज वी वांट टू प्रेडिक्ट कि हम मशीन की स्पीड क्या रखें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो डिस्टर्ब ना हो या वो प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो सके। So we want to predict. That is basically what will happen if we have the machine speed is at level A or level B and so on. Okay. Similarly, what would be the product demand कि अगर हमारे पास price जो है वो हम 100 rupees रख लें, 200 रख लें and so on. So this is basically कि we are predicting it. So that means we are starting from statistical analysis towards the machine learning. Okay. जब हम इसको एनालाइज करने की तरफ जा रहे हैं और द एट द एंड स्टेजेस दैट इज बेसिकली द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मीन वी आर ऑप्टिमाइजिंग इट कि वंस के हमने प्रेडिक्ट कर लिया है कि ये सेटिंग्स अगर हम रखेंगे तो हमारे पास ये प्रेडिक्शन आ रही है। नाउ वी वांट कि हम इसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, मीन हम क्या सेटिंग्स जो है वो उसको ऑप्टिमम लेवल के ऊपर रखें कि हमारे पास जो है वो एक बेस्ट आपके पास आउटपुट आ रही है। ओके सो दैट इज बेसिकली द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सो बिग डाटा को एनालाइज करने के लिए या इवन जो डाटा साइंस के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं, सो हम बेसिकली इन्हीं स्टेजेस को लेके चल रहे होते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स टुवर्ड्स द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टुवर्ड्स द मशीन लर्निंग टुवर्ड्स द ऑप्टिमाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं। ओके सो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमने जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स यूज करने हैं या हमने जो डिफरेंट तरह के एनालिसिस जो है वो इस्तेमाल करनी है, उसके लिए हमें एक हैवी किस्म की जो है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। ओके ताकि हम जो है वो बिग डाटा को एनालाइज कर सकें, उस डाटा को हम स्टोर कर सकें। सो उसके लिए हमारे पास जो डिफरेंट तरह के टूल्स क्या आप कह लें कि प्लेटफॉर्म्स या डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती है टू डील दिस काइंड ऑफ डाटा। सो लैंग्वेजेस में अगर हम बात करें तो हमारे पास मल्टीपल तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, बट ज्यादातर जो डाटा साइंस बिग डाटा मशीन लर्निंग के लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं दैट इज पाइथन एंड आर। सो देयर आर अदर लैंग्वेजेस एज वेल, जूलिया हमारे पास है, सी है, या इवन कुछ लोग जो है वो सास इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज प्योरली अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट ज्यादातर जो है वो हमारे पास पाइथन और आर को जो है वो प्रेफर किया जाता है। उसकी क्या वजह है इसको अभी हम डिस्कस भी कर दें। देन वी हैव डाटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म कि हम डाटा जो बिग डाटा है उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है, कौन कौन से हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। वी हैव हडूप है, हमारे पास एसक्यूएल सर्वर्स हैं, ठीक है। सो हमारे पास ओरेकल्स डेटाबेसेस हैं जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, जो कि हम एक ह्यूज क्वांटिटी के अंदर जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। एंड देन अदर टूल्स लाइक वी हैव द डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वी हैव द डाटा इंटीग्रेशन टूल्स, मशीन लर्निंग टूल्स हैं, लाइक वन ऑफ देम इज एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हम आज इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे कि बेसिकली ये है क्या।
एंड देन वी हैव डेटा विजुअलाइजेशन और एक्सप्लोरेशन टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि वो हम किस तरीके से कर रहे होते हैं। सो बेसिकली जब भी हम बिग डेटा या मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, so you must have the knowledge of one of the programming language, one of the data platform tool. Okay, you should know some machine learning algorithms or the tools आपके पास knowledge होना चाहिए, like जैसे latest जो tools हैं वो deep learning है, neural networks आपके पास हैं, वो techniques आ जाती हैं, plus आपको इन softwares के बारे में जो है वो knowledge होना चाहिए. Not all, but you must know Python or R, but I would recommend you should know both. Okay, you should know Hadoop at least. Okay, you should know one of the you can say AI platform, that is Anaconda distribution आप use कर सकते हैं या other distributions हमारे पास available हैं. And you should know how to visualize the data, how to extract the data from the different platforms. Okay, so there are different tools जो हमारे पास जो कि हम यूज कर रहे थे, बट स्पेसिफिकली जो हम आज के लेक्चर के अंदर जिसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, विच इज बेसिकली द पाइथन और एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो है वो डिस्कस करेंगे. और ये है क्या एनाकोंडा, वो भी हम डिस्कस करेंगे. देन हमारे पास आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादातर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा साइंस या बिग डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जाती है वो आर एंड पाइथन यूज की जाती है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं. एंड अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे लोग सास इस्तेमाल कर लेते हैं, SPSS इस्तेमाल कर लेते हैं, द अदर टूल्स. बट आर और पाइथन क्यों इतनी ज्यादा फेमस है, उसकी मेन वजह ये है कि ये दोनों फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. नॉर्मली इनको कहा जाता है दे आर द ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, सो ओपन हमारे पास अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड यूज इट. ठीक है, जैसे ये 2017 के अंदर पोल किया गया, सो 2016 के अंदर जो पाइथन का यूज लोग कर रहे थे, आर का जो यूज कर रहे थे, उसकी परसेंटेज हमें गिवन है, एंड इन दोनों को जो यूज कर रहे थे वो 9% और अदर प्लेटफॉर्म ओनली 16%. 2017 में पाइथन का यूज ज्यादा हो गया, फिर आर आपके पास आ गया, और देन इनका इंटरेक्शन, राइट. एंड देन 11% अदर सोर्सेज जो है वो लोग यूज करें, मे बी मैटलैब आप यूज कर सकते हो या अदर प्लेटफॉर्म्स. सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप डाटा साइंस फील्ड के अंदर आना चाहते हो या मशीन लर्निंग या बिग डाटा की तरफ आना चाहते हो, यू शुड लर्न पाइथन एज वेल एज आर. बोथ यू शुड नो कि हम इन लैंग्वेजेस को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इसका नॉलेज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. ओके, अब हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जो लाइब्रेरीज हैं पाइथन के अंदर, जो बिग डाटा को एनालाइज करने के लिए डाटा साइंस के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं. सो मैं टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लाइब्रेरी. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द पाइथन लाइब्रेरीज. रिमेंबर दैट कि एक आपके पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज पाइथन, लाइक जैसे इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी जो प्रोग्रामिंग है आर, हमारे पास एक ओपन सोर्स. सो पाइथन के अंदर हमारे पास टर्म यूज की जाती है लाइब्रेरी, और आर के अंदर टर्म यूज किया जाता है पैकेज. सो मतलब क्या है कि एक तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जो कि डाटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. सो बेसिकली जो मेजर डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड आर है, पाइथन इज अ प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर आप वेब डेवलपमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो. बट आर जो है दैट इज अ प्योर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन ये डाटा एनालिसिस के लिए ही स्पेसिफिकली बनाई गई थी और इसको स्टैटिस्टिशियंस ने ही डेवलप किया था. सो दैट इज बेसिकली बिल्ड इन न्यूजीलैंड, जो कि स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था. बहरहाल दोनों के दोनों जो हैं वो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है इन डाटा साइंस, जो कि दोनों से हम जो है वो सेम तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. बट इट्स अ लॉन्ग डिबेट कि शुड आई यूज पाइथन, शुड आई यूज आर. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या कहा जाता है कि जो आर है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट आर की निस्बत पाइथन इज मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ स्पीड, कि अगर हम बहुत ह्यूज डाटा को डील कर रहे हैं तो पाइथन इज मच फास्टर देन आर.
ओके, बट आई वुड रिकमेंड, और मोस्टली जो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में भी आया है, तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि यू शुड नो बोथ, क्योंकि समटाइम्स वी आर मूविंग फ्रॉम पाइथन टू आर एंड समटाइम्स वी आर मूविंग फ्रॉम आर टू पाइथन, और दोनों की दोनों जो है वो बहुत आसान है सीखने के लिए एज अ स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इनको इस्तेमाल करना भी बहुत ईजी है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो अगर हम स्पेसिफिकली, क्योंकि हम बात करें पाइथन के परस्पेक्टिव से, सो पाइथन की वो कौन सी लाइब्रेरीज है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और इवन आप एडवांस लेवल पे भी चले जाओ तो आपको इन लाइब्रेरीज का एटलीस्ट इन 7 to 8 लाइब्रेरीज जो है वो आपको लाजमन आनी चाहिए। लाइक one of the library is panda, okay, so that is pandas doesn't mean के मैं वो एनिमल की बात कर रहा हूँ, that pandas mean basically panel data, और you can say python data analysis, so दो किस्म की इसको जो है वो टर्मिनोलॉजी की सेंस के अंदर pandas को इस्तेमाल किया जाता है। so basically जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो python है that is a pure programming language, so जब हम इसके अंदर incorporate कर लेते हैं या कॉल कर लेते हैं लाइब्रेरी को, सो हमें इस लाइब्रेरी को एडिशनली ऐड करना पड़ता है पाइथन के अंदर, ताकि हम जो है वो जब हम पाइथन पांडास को पाइथन के अंदर ऐड कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम डाटा को डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। लाइक वी कैन ग्रुप द डाटा, ग्रुप द डाटा से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 डिफरेंट मशीन का डाटा है, तो मैं एवरी मशीन वाइज देखना चाह रहा हूँ कि कौन सी मशीन के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है, सो दैट इज बेसिकली ग्रुपिंग द डाटा। आई कैन फिल्टर द डाटा यूजिंग पांडास लाइब्रेरी, कंबाइन डाटा मैं कर सकता हूँ, या डाटा को विजुलाइज कर सकता हूँ, मीन डिफरेंट ग्राफिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकता हूँ यूजिंग पांडास लाइब्रेरी। सो यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट पांडास, और मैंने साथ में यहाँ पे हर लाइब्रेरी के अगेंस्ट जो है वो एक वेबसाइट मेंशन की हुई है जो कि बेसिकली एवरी पैकेज के अगेंस्ट उस लाइब्रेरी को एक्सप्लेन करता है कि हम इस अगर लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम किस किस तरह के एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो नॉर्मली जब हम डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए बेसिक लेवल के ऊपर डाटा को स्ट्रक्चर करने के लिए फिल्टरिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सो उसके लिए जो दो लाइब्रेरीज ज्यादातर यूज की जाती हैं, वन इज पांडास, दैट मींस एक्चुअली पैनल डाटा, और यू कैन से पाइथन फॉर डाटा एनालिसिस, या numpy जिसको न्यूमेरिक पाइथन या न्यूमेरिकल पाइथन कहा जाता है। सो दोनों में मेन डिफरेंस बेसिकली ये आ जाता है कि जो पांडास लाइब्रेरी है, सो ये बेसिकली डाटा फ्रेम्स को डील करने में ज्यादा इफेक्टिव है। डाटा फ्रेम से क्या मुराद है कि जब आपके पास जो डाटा है वो डिफरेंट टाइप्स का डाटा है, मीन कुछ आपके पास जो डाटा है वो आप कह लें कि क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डाटा है, मीन कुछ स्ट्रिंग्स टाइप ऑफ डाटा है, कुछ न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डाटा है। तो पांडास जो है उनके जो जब हम उनको कंबाइन कर लेते हैं तो उसको ओवरऑल हम डाटा फ्रेम का नाम देते हैं, सो उसको डील करने में बहुत इफेक्टिव है। बट अगर आपने कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस करना है, मीन आपने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपने लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर अलजेब्रा को जो है वो सॉल्व करना है, या हाई लेवल मैथमेटिकल फंक्शंस आपने अगर जो है वो यूज करने हैं, तो वहां पे numpy जो लाइब्रेरी है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। देन हमारे पास आ जाती है एक और लाइब्रेरी विच इज SciPy, which is called as scientific python. So basically this library can be useful for probability theory, for calculus, जो है उसके लिए उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। ओके, सो these three libraries are to manipulate the data, to analyze the data, as well as to solve the statistical, probabilistic और mathematical problems को solve करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ओके, देन हमारे पास दो फर्दर लाइब्रेरीज आ जाती हैं, वन इज द मैटप्लॉटलिब, अनदर इज सीबॉर्न। ओके, ये जो दो लाइब्रेरीज हैं ये डाटा को विजुलाइज करने के लिए, मीन ग्राफिकल एनालिसिस के लिए अगर आप डाटा को एनालाइज करना चाहते हो तो हमें इन दो लाइब्रेरीज का नॉलेज होना चाहिए। So stats model as well as scikit-learn. So these two are basically mainly using for statistical analysis के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और as well as you can say कि हम machine learning algorithm के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके जी,
और लास्टली जो हमारे पास आ जाता है, सो बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए स्टैट मॉडल है, और इवन स्काईकिट लर्न को भी आप स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बट मशीन लर्निंग के लिए जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं, लाइक वन ऑफ देम इज के नियरेस्ट मीन है, या न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह हैं, सो हम उसको बेसिक लेवल के ऊपर स्काईकिट लर्न को यूज कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी डिफरेंट तरह की लाइब्रेरीज हैं, लाइक फॉर स्पेसिफिक न्यूरल नेटवर्क के लिए जो लाइब्रेरी हमारे पास है, विच इज टेंसर, ठीक है। सो उसको जो है वो लर्न करना चाहिए अगर आप स्पेसिफिक न्यूरल नेटवर्क को जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हो। ओके, इवन जो है वो हमारे पास एक डाटा होता है जो कि प्योर टेक्स्ट फॉर्म के अंदर होता है, जिसमें न्यूमेरिक डाटा बिल्कुल नहीं होता। सो वहाँ पे नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज NPL जो है वो एक लाइब्रेरी है, उसको जो है वो आपको लर्न करना चाहिए कि अगर आप सिर्फ टेक्स्ट ओरिएंटेड डाटा को एनालाइज करना चाहते हो। ओके, सो बाय द वे जो हमारे पास लास्ट मेन लाइब्रेरी है जो कि लास्ट मंथ आपको एज अ डाटा एनालिस्ट लर्न करनी चाहिए, विच इज पल्प, ठीक है, जो कि बेसिकली लीनियर और इंटीजर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। सो इंशाल्लाह हम फ्यूचर जो रखेंगे, जैसे अजीम ने आपको बताया भी, कि हम फ्यूचर सेशंस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इन लाइब्रेरीज को डिटेल में स्टडी भी करें। सो आज के लेक्चर के अंदर हम जस्ट इनको ब्रीफली जो है वो ओवरव्यू में आपको इनका देना चाह रहा था, और अगर हमें टाइम मिला तो मैं इनको थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि हम इनको किस तरीके से बेसिकली यूज कर रहे हैं टू एनालाइज द डाटा। ओके, अब बात आ जाती है कि हमारे पास बेसिकली जो है एक टर्म यूज की जाती है IDE, या इसको हम कह देते हैं इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट्स। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो होता क्या है कि आपके बैक हैंड के ऊपर तो पाइथन लैंग्वेज यूज रन हो रही है या R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन हो रही है, बट फ्रंट हैंड के ऊपर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या किया जाता है, ताकि आप अपने ओवरऑल जो डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है या बिग डाटा का जो प्रोजेक्ट है उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सको, तो उसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं विच इज कॉल्ड एज IDE, या जिसको हम इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट्स कहते हैं। So there are multiple type of interactive environments, or you can say IDEs available है. We have Spider, we have PyCharm, Eric available है, and Jupyter Notebook है. Okay, so there are many others. But among that जो है वो इनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये अगेन ओपन सोर्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। इसका एडवांटेज क्या है कि इंस्टेड ऑफ हम ये तमाम की तमाम आईडीज सेपरेट इंस्टॉल करें, हम अगर एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल कर ले तो हमारे पास ऑटोमेटिकली पाइथन, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, और हम फिर उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एक और चीज, ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर साइड के या कंप्यूटर साइड के लोग हैं वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं पाइचार्म को आईडी, बट डेटा साइंस के एंगल में या बिग डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं जुपिटर नोटबुक को इन जनरल। उसकी क्या वजह है उसको वो भी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या वजह है कि लोग इसको प्रेफर कर रहे होते हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि जो अब हम बात कर रहे थे कि हमने क्या करना है जी, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसको बेसिकली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या इवन आप कह लें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। बहरहाल देयर आर अदर डिस्ट्रीब्यूशंस एज वेल जो लोग यूज कर रहे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो डिस्ट्रीब्यूशंस यूज की जाती है दैट इज एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। और एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मीन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर डेटा साइंस के हंड्रेड्स ऑफ पैकेजेस जो है वो अवेलेबल है। ओके, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैं इसको कहाँ से जो है डाउनलोड कर सकता हूँ। सो ये वेबसाइट आपके पास अवेलेबल है, सो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट मी शो यू कि हम इसको किस तरीके से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप सिंपल गूगल पे जाके एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखें तो आपके पास फर्स्ट लिंक यही आएगा। अदरवाइज यू कैन गो टू दिस वेबसाइट anaconda.com/products/individual। ओके, सो आपके पास प्रोडक्ट में आ जाएगा। ओके, वंस यू गो टू दिस वेबसाइट देन प्रोडक्ट इंडिविजुअल एडिशन। ओके जी,
सो इंडिविजुअल एडिशन में आपने क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, सो वो आपको डाउनलोड पे आ जाएगा। सो आइदर यू आर यूजिंग विंडो और मैक यूज करें या लिनक्स, ठीक है। एक और चीज देखिएगा, अब हमारे पास पाइथन एक लिखा हुआ जी पाइथन 3.7 और एक है पाइथन 2.7। सो बेसिकली ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसकी दो सीरीज है, वन इज पाइथन 3 सीरीज और एक है पाइथन 2 सीरीज। सो आई वुड रिकमेंड के ऑलवेज प्रेफर पाइथन 3 सीरीज। रीजन इज क्योंकि अब मोस्टली जो लेटेस्ट पैकेजेस आ रहे हैं वो ज्यादा जो आप कह लें कि लिंक है वो पाइथन 3 के साथ लिंक है, नॉट विद पाइथन 2। सो कुछ पैकेजेस जो है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट एंड मोस्टली जो यूज किया जाता है वो पाइथन 3 को ही यूज किया जाता है। एंड फर्दर कि आप 64 बिट जो है वो आप विंडो यूज करें या 32, सो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन इंस्टॉल इट, राइट जी। ओके, सो मैं वंस कि आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको जो है वो शो करता हूँ कि आप इसको किस तरीके से जो है वो देख सकते हो। अगर हम स्टार्ट मेन्यू में जाएं, सो यू कैन सी दैट कि एनाकोंडा 364 बिट मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ओके। और मुझे डिफरेंट तरह की जो है वो चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। सो आपने इसको रन करने के लिए एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को करना क्या है कि आपने जी जाना है स्टार्ट मेन्यू, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन 3 एंड देन एनाकोंडा नेविगेटर के ऊपर। सो वंस यू क्लिक ओवर हियर, सो आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो ये ओपन हो रहा है। जस्ट गिव मी 1 minute। So this app will take a little bit time. So this is basically the Anaconda distribution. So इसकी कुछ इस तरह की शक्ल जो है वो हमें नजर आ रही होती है, that is the Anaconda Navigator, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको साइन इन भी कर सकते हो, मीन ये आप अपना अकाउंट भी बना सकते हो इनकी वेबसाइट के ऊपर। और ये जो हमें सेंटर में नजर आ रहे हैं ये बेसिकली डिफरेंट तरह के, जो भी हम बात कर रहे थे, आईडीज अवेलेबल है, लाइक जुपिटर लैब है, जुपिटर नोटबुक है हमारे पास स्पाइडर अवेलेबल है। सो मोस्टली जो मैं भी यूज करूंगा, ठीक है, जो शो कर रहा हूँ, तो दैट इज अ जुपिटर नोटबुक। सो बेसिकली अगर हम सिंपल लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो जुपिटर नोटबुक जो है वो ओपन हो जाएगी। और जुपिटर नोटबुक को इसलिए भी लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ही बेसिकली इस लाइब्रेरी को आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसी के अंदर ये जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। ओके जी। सो इसमें क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है, बट हम आगे जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। सो आपके पास ये कुछ फाइल नजर किस तरीके से आ रही होती है, दैट इज लुक लाइक दिस वे। सो मैंने अपलोड किया है एंड इसकी जो कुछ शक्ल हमें नजर आ रही होती है, दैट इज दिस वे। सो यू कैन सी जुपिटर नोटबुक, हमारे पास उसी तरीके से फाइल एडिट एंड समथिंग जो वो चीजें नजर आ रही हैं, एंड दिस इज लुक लाइक दिस वे। ओके, सो हम इसको इंशाल्लाह जो है वो लेटरली डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल जो है कि वंस के जब हम एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, और हमने कहा कि उसके अंदर डिफरेंट तरह की आईडीज अवेलेबल हैं, ओके। और क्योंकि जो एडवांटेज है एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करने का वो ये है कि वो हमारे पास मल्टीपल जो पैकेजेस हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको डिफरेंट जो लाइब्रेरीज का जिक्र किया, हमारे पास लाइब्रेरी है, पांडास है, नमपाई है, साईफाई है, ये आपको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। जैसे ही आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करोगे, सो वो पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगे। ओके, बट लेट्स से कि अगर आपने कोई पैकेज एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में मौजूद नहीं है, उसको इंस्टॉल करना है, या मुझे ये चेक करना है कि या ये पर्टिकुलर पैकेज या लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल है या नहीं इंस्टॉल, उसके लिए जो है वो दो तरह के पैकेजिंग मैनेजर्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वन इज कॉल्ड एज पिप मैनेजर, अनदर इज कॉल्ड एज
you can say conda manager, right? ओके सो अब हमारे पास क्या है कि लाइक जैसे हमारे पास अगर मुझे यूज करने के टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन, जैसे मैंने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल किया तो वो कौन कौन से पैकेजेस हैं जो कि इसके साथ ही मेरे पास इंस्टॉल हो गए हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आप यू कैन चेक दैट, गो टू एनाकोंडा जहाँ पे वो इंस्टॉल हुए हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। सो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे अगर हम क्लिक करें और मैं यहाँ पे दोनों में से कोई भी मैनेजर इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो लेट मी यूज द पिप मैनेजर। सो पिप, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट एंड प्रेस एंटर करता हूँ तो मेरे पास वो तमाम की तमाम पैकेजेस की लिस्ट आ जाएगी, या यू कैन से लाइब्रेरीज आ जाएगी जो हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। इफ यू कैन सी दिस इज पांडास, हमारे पास पांडा लाइब्रेरी ऑलरेडी मौजूद है। ओके, इसी तरीके से आप जो है वो पर्टिकुलर पैकेज जो है वो सर्च भी कर सकते हो। लाइक इफ आई एम राइटिंग पिप सर्च पांडास, राइट, सो वो हमें जो है वो सर्च कर देगा कि क्या ये पांडा जो लाइब्रेरी है, अगर वो इंस्टॉल्ड है तो वो हमें लिस्ट पूरी की पूरी शो कर रहा है। सो सिमिलरली यू कैन यूज दीज मैनेजर कि अगर आपने इंस्टॉल करना है, सर्च करना है, तो आप किस तरीके से जो है वो सर्च कर सकते हो। सो लाइक if you are using pip managers, you should write pip search and name of the package, or you can say the name of the library कि वो वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। इंस्टॉल करना है तो आप इसको इंस्टॉल इस तरीके से कर सकते हो, pip install the name of the library or the name of the package। but remember that कि जब आप पिप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपका कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्टेड हो, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होगा और वहां से इसको जो है वो इंस्टॉल कर रहा होगा, मीन डाउनलोड एज वेल एज उसको इंस्टॉल कर सकते। ओके जी, जब हम बिग डाटा को एनालाइज करने के लिए जा रहे होते हैं तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू चेन आ जाती है, लाइक जैसे मैंने को पहले भी बताया कि जब हम बिग डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं सो बेसिकली हमारे पास वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कुछ डाटा होगा, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास डाटा आ रहा होगा। तो आपने वो जो रॉ डाटा कलेक्ट की है सबसे पहले तो उसको आपने करना है कि आपने क्लीन करना है। सो डाटा क्लीनिंग पार्ट में कलेक्टिंग द रॉ डाटा हमारे पास आ जाता है। मे बी हमारे पास जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि आपके हेडर्स कुछ मिस हो, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये किस पर्टिकुलर वेरिएबल को या जो कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मे बी उसकी डाटा टाइप आपसे गलत हो गई हो, ठीक है। सो डिफरेंट तरह के हमें उस डाटा को विजुलाइज करना पड़ेगा डिफरेंट एंगल के जरिए कि हमने वो डाटा जो है वो कौन कौन सा और किस तरीके से कलेक्ट किए। हमें साथ ही साथ उसकी जो टेक्निकल करेक्टनेस चेक करनी पड़ेगी। टेक्निकल करेक्टनेस से क्या मराद है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि एज एक वेरिएबल मैंने ली है और मैंने देखा कि उसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, सो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। या माइट बी पॉसिबल अगर हमने किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा लिया हुआ है तो हमने अंडर एज पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है, क्या ये तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। सो उस लिहाज से आपने करना कि सबसे पहले डाटा क्लीनिंग का स्टेप आ जाता है जब आप बिग डाटा को एनालाइज कर रहे थे। एंड रिमेंबर दैट जैसे मैं अजीम के साथ अभी डिस्कस भी कर रहा था कि जो डाटा साइंटिस्ट की जॉब होती है वो 80% ऑफ द जॉब टाइमिंग के अंदर वो बेसिकली इन 3 स्टेप्स को ही डील कर रहा होता है। डाटा को क्लीन करना, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट वेरिएबल की फॉर्म के अंदर या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर उसको लेके आना। सो दैट इज द अल्टीमेट टास्क एंड दैट इज द टफेस्ट टास्क आप यू कैन से, क्योंकि आपने एक रॉ से उसको कंसिस्टेंट डाटा की तरफ लेके आना है। बिकॉज वंस वी हैव द कंसिस्टेंट डाटा तो देन फिर हम उससे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स भी अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, सो दिस इज बेसिकली जस्ट जैसे मैंने आपको पहले ब्रीफली बताया कि आपके पास जो पांडास है या पाइथन डाटा एनालिसिस लाइब्रेरी है वो किस तरह के डाटा को जो वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसी तरीके से जो numpy है दैट इज बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है, जो कि प्योरली न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डाटा को जो है वो डील कर रहा होता है। सो पांडास और numpy जो दोनों लाइब्रेरीज है इसमें मेजर डिफरेंस जो है वो क्या है कि जो पांडास लाइब्रेरी है ये डाटा फ्रेम्स को डील कर सकता है,
सो डेटा फ्रेम से मुराद जो है वो क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मल्टीपल टाइप ऑफ वेरिएबल्स की कलेक्शन का नाम है. लाइक this is the country name, this is the population, you can say this is basically the nominal scale of data. ठीक है, this is numerical type of data. So जब हम उसको इकट्ठा कर देते हैं उसको हम डेटा फ्रेम कहते हैं, और पांडास लाइब्रेरी जो है वो इस तरह के डाटा को डील करने में हमें हेल्प आउट करती है. जबकि जो न्यूमेरिकल पाइथन नाम पाए है ये प्योरली क्वांटिटेटिव डाटा को जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए या एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. सो वी शुड नो बोथ द लाइब्रेरीज. देन हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया, वी हैव मैटप्लॉट, वी हैव सीबॉर्न एज वेल एज ggplot. ठीक है, बट जो है वो आपकी मर्जी है, आप जो है वो तीनों सीख लें, बट ज्यादातर एटलीस्ट यू शुड नो 2 ऑफ देम. ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट तरह की डाटा विजुअलाइजेशंस अवेलेबल हैं जो कि इस डायग्राम के अंदर शो भी हो रही हैं. सो व्हिच वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन फ्यूचर सेशन, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो डाटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन का ही है. सो उसके अंदर हम जाके इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह का डाटा और आप किस तरह की डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. बट फॉर टुडेज लेक्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो कौन सी ऐसी पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जिनको हमें जो है वो एटलीस्ट अंडरस्टैंड करना चाहिए या लर्न करना चाहिए टू एनालाइज द ग्राफिकली एनालाइजिंग द डाटा. एंड देन जैसे मैंने को पहले बताया कि हमारे पास स्टैट मॉडल और स्काईकिट लर्न. स्टैट मॉडल स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस लाइक लीनियर रिग्रेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उसको एनालाइज करने के लिए जो है वो इस लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. If you want to apply the machine learning algorithms or machine learning tools अगर आपने apply करने हैं, so you should know at least scikit-learn. So there are other libraries also available for machine learning, like जैसे मैंने को पहले बताया TensorFlow, हमारे पास one of them is specifically for neural network आ जाता है. Okay, so यहाँ पे मैं quickly briefly बता दूं कि आपके पास machine learning को जो है वो हम 2 categories में divide कर सकते हैं. One is a supervised machine learning algorithms and another is a unsupervised machine learning algorithms. So supervised machine learning algorithms क्या होते हैं कि जहां पे हमारे पास हमें पता हो कि इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा क्या है. ठीक है, जबकि unsupervised learning के अंदर हमारे पास only one kind of data अवेलेबल होगा. आइदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डेटा अवेलेबल है या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनपुट डेटा अवेलेबल है. और ऑब्वियसली अगर आप सुपरवाइज्ड लर्निंग टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी गई हैं क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन की. ठीक है, कि आप उस डाटा को बेसिकली क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या प्रोडक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो. अनसुपरवाइज की वन ऑफ द टेक्निक इज क्लस्टरिंग, कि हम जो है वो क्लस्टर्स क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, सो अगर हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों डेटाज अवेलेबल है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सो देन मशीन लर्निंग के लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो सुपरवाइज्ड लर्निंग इस्तेमाल की जाती हैं. जबकि अगर हमारे पास ओनली वन टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल है, लाइक इनपुट है या आउटपुट है, देन वी कैन अप्लाई अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. ओके, देयर आर सम सिनेरियोज कि जब हम इन बिटवीन होते हैं, मीन हमें कुछ चीजों के बारे में सिर्फ जो है वो पार्ट के बारे में आउटपुट का डेटा अवेलेबल है और कुछ चीजों के बारे में सिर्फ इनपुट है, लेकिन उनके दरमियान डायरेक्ट लिंक नहीं है. ठीक है, कुछ फैक्टर्स के दरमियान, तो उसको हम कह देते हैं सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. ठीक है, सो देयर आर यू कैन से दैट दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. आप कह लें कि एल्गोरिथम्स या मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं. एंड एट द एंड बेसिकली मशीन लर्निंग किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? टू प्रेडिक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एंड एट द एंड विच इज अ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. सो हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बेसिकली इज द ऑपरेशन रिसर्च और यू कैन से द ऑप्टिमाइजेशन. सो यहाँ पे मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो सिर्फ लीनियर एंड इंटीजर प्रोग्रामिंग की एग्जांपल ले रहा हूँ. सो बीइंग अ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यू मस्ट नो कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है और इंटीजर प्रोग्रामिंग क्या होती है. सो हम जब प्रेडिक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो फाइनल टारगेट या टास्क होता है दैट इज बेसिकली to optimizing the parameters. क्या हम under the limited constraint और under the limited resources रहते हुए
हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. So we started from pandas, that is basically कि डाटा को मैनिपुलेट कैसे करना है, उसको हमने बेसिकली एनालाइज बेसिक लेवल पे कैसे करना है. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से लेके हम मूव किए टुवर्ड्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, टुवर्ड्स प्रेडिक्टिव एनालिसिस. सो प्रेडिक्टिव एनालिसिस इज बेसिक द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हम ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड एट द एंड to optimize it. So optimizing के लिए one of the library is Pulp. So there are other libraries as well available हमारे पास है. जैसे आप कह लें कि Google Tools के नाम से एक हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल है जो कि ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करने के लिए यूज की जा सकती है. एंड देयर आर मेनी अदर लाइब्रेरीज एज वेल. आई होप कि आपको जो है वो इसके बारे में क्लैरिटी मिली होगी कि बेसिकली जब हम बिग डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव टू वर्ड्स प्रिस्क्रिप्टिव की तरफ मूव कर रहे हैं. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन और आई होप के सब लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा. तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी हैं और उन क्वेश्चंस के बाद मैं ये भी चाहूँगा कि अगर कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं. फॉर द टाइम बीइंग, सो वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर अली. वो कह रहे हैं कि कैन वी हैव एन एग्जांपल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजिंग बिग डेटा एंड इट्स एनालिटिक्स इन अ लैब एनवायरनमेंट. इट इज डूएबल, बट हाउ चैलेंजिंग इज इट to take data analytics to the real world in large manufacturing companies? बिल्कुल जी, हम इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दी. इवन जो IoT डिवाइसेस हैं, जैसे ये बेसिकली डाटा जनरेशन और यू कैन से डाटा कलेक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. हम रिपोर्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं टू कलेक्ट द डाटा. सो बेसिकली आप ये कह लें कि जो IoT डिवाइसेस आर, दीज आर जस्ट यू कैन से फॉर कलेक्शन ऑफ द डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल की जाती है. लाइक जैसे इवन पाकिस्तान हायर जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहा है IoT डिवाइसेस को, और वो अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर इनको जो है वो इंसर्ट कर रहा है, और उन डाटा को जो है वो क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट के अंदर कलेक्ट हो रहा होता है, तो फर्दर फिर हम उस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग दीज टूल्स जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और उससे एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं फॉर सेल्स डिमांड, टू प्रेडिक्ट डिमांड, और इवन टू से टू मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव के अंदर कि आपको प्रोडक्ट को कब मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है और कब मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं है. लाइक जैसे हम थोड़ी देर पहले जो है वो मैं अजीम से भी डिस्कस कर रहा था कि हायर ने वॉशिंग मशीन बनाई है जिनके अंदर वो क्या उन्होंने IoT डिवाइस जो है वो इंसर्ट कर दी है. सो आप अपनी मोबाइल के अंदर ऐप के जरिए जो है वो अपनी उस वॉशिंग मशीन के दरमियान कपड़ों को धोते हुए उसको मॉनिटर कर सकते हो कि वो कितना टाइम लेगी उसको धोने के लिए, कितना टाइम लेगी वो उसको सुखाने के लिए. सो बेसिकली कितनी देर के बाद आपके पास वो जो है वो कपड़े रेडी होके बाहर आ जाएंगे. तो सिमिलरली आप जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से जो है वो आप डिफरेंट तरह की डिवाइसेस जो है वो IoT डिवाइसेस जो है वो यूज कर सकते हो. इवन IoT डिवाइसेस या रोबोटिक्स को उसको इंसर्ट किया जा सकता है टू कलेक्ट द बेसिकली डाटा, और आप अपनी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से मूव कर सकते हो टुवर्ड्स अ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग. आई होप के आपको राइट. थैंक यू. अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है वो उमर की तरफ से है, एंड ही सेज दैट can different algorithms be applied for design of experiments? Are these algorithms available pre-coded or not? Moreover, applying fuzzy set theory for uncertainty in data, क्या इस पे भी हमारे पास algorithms वगैरह हैं? बिल्कुल अवेलेबल है. सो डिपेंडिंग अपॉन लाइक जैसे स्पेसिफिकली इन्होंने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात की, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा एल्गोरिथम जो है वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अप्लाई करना चाहिए. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स अवेलेबल. ऑलराइट. सो अच्छा, चैट बॉक्स में तो हमारे पास क्वेश्चन इतने ही थे. आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन, अगर आप डायरेक्टली कोई इस वक्त क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यू हैव एन ऑप्शन टू रेज योर हैंड,
और मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप अपना क्वेश्चन करें, आप इस तरह डायरेक्ट सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो आई एम वेटिंग फॉर एनीवन टू रेज योर हैंड. आप अपने नाम के ऊपर जाके अगर सिलेक्ट करें मोर, वहाँ कहीं आपके पास एक ऑप्शन होगा. इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन देन. ओके, आई सी ताहिर आप हैं यहाँ पे. ताहिर, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आज? ओके, ऑलराइट. सो हाँ, ओके, फिर हम इस तरह करते हैं कि मैं आपको आगे का बता देता हूँ कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी. ओके, सो उमर हैज अ क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? यस. वालेकुम सलाम जी उमर. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली अभी आजकल जिस तरह प्रेडिक्टिव एनालिसिस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, ये जो हमारी बेसिक मटेरियल प्रोसेसिंग की रिसर्च है उसके अंदर, तो हम लोग डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैटलैब के थ्रू बड़ा इजी हो जाता है क्योंकि उसके अंदर प्री कोडेड जेनेटिक एल्गोरिदम वगैरह, सिमुलेशन एनालिसिस वगैरह सब कुछ है. तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर ये जो आपने ये सारा जो प्लेटफॉर्म बताया है एनाकोंडा का, तो इसके अंदर क्या हम इसको प्री कोडेड होंगे ये, और किस तरह हम इसको कर सकते हैं, या कौन सी लाइब्रेरी होगी जो स्पेसिफिकली इस चीज को डील कर रही होगी? क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग हो जाती है ना, कि हम पहले डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर हमारे पास कोई सिलेक्टिव कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम रिजल्ट्स उसके ले रहे हैं, बाद में उसको हम बगैर मॉडिफाई किए हम उसको यूज कर रहे हैं एज इट इज. और अगर हमारा चूंकि परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं है, तो हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी भी ऐड करनी पड़ेगी. तो उसके बारे में क्या है, इसके इधर से कोई व्यू पॉइंट दे दे अपना. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैटलैब है वो आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक है. और ऑब्वियसली उसके अंदर भी डिफरेंट तरह की लाइब्रेरीज जो है या पैकेजेस आप कह लें कि अवेलेबल हैं, जैसे ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स उसके अंदर अवेलेबल है, या जेनेटिक एल्गोरिदम्स के भी आपके पास पैकेजेस अवेलेबल है. द मोस्ट एडवांटेज ऑफ द एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन इज कि जब हम ये ओपन सोर्स आप कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं लाइक पाइथन है या आर है, दे आर आल्सो ओपन सोर्स, ठीक है जी. ओके, और बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि क्या इसके अंदर हमारे पास जो पैकेजेस या लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो कि ये जेनेटिक एल्गोरिदम या डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट या अदर ऑप्टिमाइजेशन या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को अप्लाई करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. बिल्कुल, ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, जो पांडास नाम पाए हैं, ये हम डाटा मैनिपुलेशन के लिए, मीन डिस्क्रिप्टिव एनालाइज के लिए ये वाली लाइब्रेरीज आप यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर आपने प्रेडिक्शन के लिए यूज करना है, जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह की लाइब्रेरी अवेलेबल है, जैसे स्काइकिट लर्न का हमने जिक्र किया. हमारे पास टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरी है, वो आप यूज कर सकते हैं फॉर प्रेडिक्शन एनालिसिस के लिए. इसी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सो देयर आर अदर लाइब्रेरीज, जैसे मैंने बताया गूगल का ऑप्टिमाइजेशन का टूल बॉक्स अवेलेबल है. फिर हमारे पास पल्प जो है, अगर हमने लीनियर और इंटीजर प्रोग्रामिंग आपने यूज करनी है, डायनामिक प्रोग्रामिंग की हमारे पास लाइब्रेरीज अवेलेबल है. सो बिकॉज क्योंकि ये ओपन सोर्स है, सो इसको लर्न करना बहुत इजी है, इसको एक्सेस करना बहुत इजी है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ड्यू टू द ओपन सोर्स, क्योंकि इसमें कोई एक कंपनी या कुछ लोग इसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रही होती है. सो अगर आपको कोई भी चीज में मसला आता है, फॉर एग्जांपल जी मैं न्यूरल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ पाइथन के अंदर, यू शुड राइट डाउन ऑन अ गूगल. सो आपको हंड्रेड्स ऑफ लिंक्स मिल जाएंगे जो कि लोग आपको बता सकते हैं कि ये लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो कि आप न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो. सो न्यूरल नेटवर्क की आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा फॉर्म्स हैं. सो आप किस तरह का न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डेटा जो है. सो बिल्कुल जो आप मैटलैब के अंदर कर सकते हो, एग्जैक्टली उतना ही आप जो है वो पाइथन के अंदर और एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हो. द मोर एडवांटेज ऑफ द पाइथन इज इट्स फ्री, जबकि मैटलैब जो है वो फ्री नहीं है. एंड सेकेंडली अगर हम स्पीड वाइज बात करें,
सो मैंने एक स्टडी कुछ आई थिंक सो 2 or 3 years बैक जो है वो पढ़ी थी कि पाइथन इज मच फास्टर देन मैटलैब. Is it clear to you? Okay, thank you, sir. अच्छा, we had another question by I think Arif. Arif, आप अगर कोई question करना चाह रहे हैं तो I am giving you the right. आप unmute करें और question करें. आरिफ, आपने कोई question है आपका? Okay, I think उनका question नहीं है. So we have another question. कहते हैं कि, and this is actually from Ahmed. How big data can improve business to business lead generation? जो बिग डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम बात करें कि जो आप कह रहे हैं कि बिजनेस इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल की जा रही है, लाइक जैसे ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि बेसिकली ब्लॉकचेन इज बेसिकली लिंक विद सप्लाई चेन के एंगल में हमारे पास आ जाता है. और इसका आइडिया बेसिकली ये है कि आप इसमें सिक्योरिटीज को जो है वो इनहांस कर सकते हो, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के पर्सपेक्टिव से. सो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि जी आप क्योंकि जब हम सप्लाई चेन के एंगल में बात कर रहे होते हैं, सो हमारे पास आप कह लें कि एक टीयर किसी एक लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, दूसरा टीयर जो है वो किसी और लोकेशन के ऊपर है. तो हम जो क्या कर सकते हैं कि बिग डाटा के एंगल के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया भी कि आपके पास ये मल्टीपल या हेट्रोजीनियस सोर्सेज के ऊपर डाटा अवेलेबल होता है, और हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग या आप ये कह लें कि इंटरनेट बेसिस के ऊपर हम कलेक्ट कर रहे होते हैं और एक सेंट्रल लोकेशन के ऊपर कलेक्ट कर रहे होते हैं. और उसके ऊपर हम बिल्कुल जो है वो आप कह लें कि उनको बेनिफिट पर प्रोवाइड कर सकते हैं सेंट्रलाइज्ड बेसिस के ऊपर उनके बिजनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, एज वेल एज उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए. लाइक जैसे ब्लॉकचेन जो है वो स्पेसिफिकली इसी चीज को डील कर रहा होता है. सो बेसिकली जो है वो देयर इज मल्टीपल डिमेंशन ऑफ द बिग डाटा. आप ये कह लें कि आजकल इसके ऊपर रिसर्च भी बहुत ज्यादा हैवी किस्म की हो रही है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन जो हैं वो हमारे पास सामने आ रही हैं. सो फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू टेलीकॉम टू मेनी अदर इंडस्ट्रीज. ठीक है. सो ड्यू टू दिस इंडस्ट्री 4, ड्यू टू दिस IoT डिवाइसेस और यू कैन से रोबोटिक्स की वजह से. ठीक है. Okay, so we have another question from Fatima Tahir. She's asking what were the sources of semi-structured data? सोर्सेज आप ये कह लें कि बेसिकली सेमी स्ट्रक्चर मीन के व्हाइल यू आर कलेक्टिंग द डाटा, इसमें ये हम ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों का आपके पास इनपुट का डाटा अवेलेबल है, कुछ हमारे पास आउटपुट है, बट एक्चुअली जो हमें एग्जैक्ट आउटपुट डाटा रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल नहीं. सो बेसिकली वो कोई भी सोर्स हो सकता है, बट जो भी हम अपना प्रोसेस से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो एग्जैक्ट हमारे पास आउटपुट, जो एग्जैक्ट इनपुट्स हमने आइडेंटिफाई की हुई है, उन तमाम का डाटा हमारे पास हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे या हमारे पास अवेलेबल नहीं. तो हम ये कह देते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो इसलिए उसको हम फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा कह देते हैं. सो दिस इज बेसिकली द टाइप ऑफ द डाटा. ठीक है. कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि जी 10 या 20 इनपुट फैक्टर्स का हम डाटा कलेक्ट करेंगे और 2 to 3 आउटपुट कैटेगरी टाइप ऑफ डाटा जो है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ का डाटा मिसिंग है हमारे पास, तो वो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, उसको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा कह देते हैं. All right. So okay, so next question is from Bilal. Bilal, आप अपने आप को unmute करें और question करें. जी अस्सलाम वालेकुम सर. This is वालेकुम अस्सलाम. your old student from IQTM. Okay, Sir, I work जी, in this automation and robotics. So my first question is related to the start of related to big data. For example, अगर मैं big data की field में आना चाहता हूँ, तो initially वो कौन से 1 या 2 steps होंगे जिससे मुझे start करना चाहिए? Means either I should start by learning from Python or R. Means starting steps क्या होंगे as a layman? एग्जैक्टली आप जो है स्टार्टिंग स्टेप में यही होगा कि आप पाइथन को जो है वो लर्न करें, बट
रिमेंबर दैट कि जब आप डेटा साइंस या बिग डाटा के या मशीन लर्निंग के एंगल में बात कर रहे होते हो, जब हम कहते हैं कि लर्न द पाइथन और लर्न द आर, दैट डजंट मीन कि आप उसके अंदर एक प्रोग्रामर एक्सपर्ट बन जाओ। क्योंकि डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिग डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो द बेसिक्स, लाइक कि आपने कंडीशंस किस तरीके से लगानी है, लाइक इफ कंडीशन जिनको हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं। यू शुड नो कि हम डाटा को जो है वो डील करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के डाटा टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल है, जो कि हम इन फ्यूचर सेशंस के अंदर जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि वो कौन सी बेसिक्स आप पाइथन की चीजें हैं, अगर वो आप सीख लें तो आप डेटा साइंस के अंदर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मूव कर सकते हैं। सो बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू द डेटा साइंस इज in addition to the basic programming language you should know the libraries, ठीक है। लाइक जैसे पांडास लाइब्रेरी है, ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। numpy आप सीखें, ये जो मैंने 7 और 8 लाइब्रेरीज का जिक्र किया, सो एटलीस्ट यू शुड नो दीज लाइब्रेरीज। सो अगर आप ये 7 या 8 लाइब्रेरीज अगर आपको आती हैं तो फिर आप आगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आप जो है वो डिफरेंट लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, बट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट यू शुड नो एटलीस्ट दीज 7 or 8 libraries. Okay, thank you. Yeah. All right, so next we have question from Asad. Asad, please pose your question. Hello, Asad. We can't hear you, sorry. असद, आपका माइक अनम्यूट है, लेकिन हो सकता है आपका कोई कनेक्शन का इशू हो पोर्ट का, या उसको ज़रा प्लीज़ चेक करें और क्वेश्चन पोज करें। अगर आपकी क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दें। सो बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आई विल जस्ट क्लोज दिस सेशन। और जब तक असद क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं सबको ये बताता चलूं कि जो नेक्स्ट सेशन, जिस तरह सर ने भी बताया कि दैट विल बी ऑन डेटा विजुअलाइजेशन, और ये बेसिकली पीएसआई की आप समझ लें कि फर्स्ट एवर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन है विद हिज कोलैबोरेशन। और पहला सेशन हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था, इसलिए हमने इसको ओपन टू ऑल रखा था और पब्लिक के लिए रखा था। अनफॉर्चुनेटली फेसबुक की कुछ कनेक्टिविटी का इशू से हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर सके, लेकिन होपफुली इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल हो जाएगी। फातिमा, मैं आपका क्वेश्चन रख देता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं जस्ट ये क्लोज कर दूं कि नेक्स्ट सेशन जो है उसके लिए हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखेंगे, and you just have to pay us 500 rupees for that session. उसमें आप के लिए एडवांटेज ये है कि आप हमारी एज मेंबर भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे हमारी डेटाबेस में, जो कि हम बिल्डअप कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारी इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स एंड सिस्टम इंजीनियर्स यूएसए, जो IISc सोसाइटी है, उनके साथ भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बातचीत चल रही है, और उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं, उनकी जो मेंबरशिप है, उस पर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, कॉन्फ्रेंसेस पे डिस्काउंट्स स्पेसिफिकली वो हमारे मेंबर्स के लिए वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो होपफुली आपको इस मेंबरशिप से हमारे साथ कोलैबोरेट करके, हमारे साथ इन्वॉल्व होकर बहुत आगे बेनिफिट मिलेगा इसका। तो जो नेक्स्ट सेशन है दैट विल बी पेड एंड ओनली फॉर आवर एक्सक्लूसिव मेंबर्स, और उसका डेट और टाइम जो है वो हम लोग जल्द अनाउंस कर देंगे। इस सेशन का जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो भी जल्द आज के आज ही आई ट्राई के अवेलेबल हो जाए, वरना कल तक ज़रूर हो जाएगा। बाकी जाते जाते सर, जस्ट लास्ट ये फातिमा का क्वेश्चन आई वुड लाइक टू पोज यू के इज डेटा एनालिटिक्स ओनली यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन and making optimized solutions, and making optimized solutions from those predictions? बिल्कुल नहीं, दैट इज आप कह लें कि 2 पोर्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से कि व्हाट इज राइट नो हैपनिंग, ओके, कि हो क्या रहा है, दैट इज बेसिकली हम वहां से स्टार्ट कर रहे होते हैं, एंड ऑब्वियसली एट द एंड वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द ऑप्टिमाइजेशन।
So starting from the descriptive to diagnostic, then to predict, and then to optimize. So these are the stages जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं for big data analytics perspective में. But remember that कि mostly जो data scientist की jobs हैं, या even अगर आप YouTube पे या Google पे भी सर्च कीजिएगा, so वो देखिएगा कि वो अपना तकरीबन most of the data scientists आपको यही बता रहे होंगे कि वो अपना 70 to 80% काम क्या किस में कर रहे थे, डेटा क्लीनिंग के. बिकॉज राइट नो इन बिग डाटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज कि हमने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो डाटा को कलेक्ट कैसे करना है उसको और देन फिर हम उसकी एनालाइजेशन की तरफ चले जाते हैं. सो क्लीनिंग पार्ट इज द अल्टीमेट टास्क, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. बट ऑब्वियसली हम स्टेजेस जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्वेश्चन क्या है, कि आप क्या अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो फ्रॉम द डेटा, या किस क्वेश्चन का आंसर आप करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंगली होगा. अगर आप जस्ट ये कहना चाह रहे हो कि व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नो in my system or in my process, then you should use descriptive. But if you want to predict, then you should predictive analytics. If you want to optimize something, then you should use prescriptive analytics. So every angle में data analytics use किया जाता है. Alright, sir, thank you so much आपके टाइम के लिए and for sharing us with this such knowledgeable resource. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और I am also very thankful to all of the attendees. I am sorry हम थोड़ा सा टाइम क्योंकि 10 बजे से भी हम ऊपर जा चुके हैं काफ़ी. तो आपके पास अब जितने भी और क्वेश्चंस हैं जो मैं जब ये रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा फेसबुक पे, तो उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पे आप लोग अपने फर्दर क्वेश्चंस पोस्ट करें. वहाँ पर हम आपको इंशाल्लाह इस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से स्पेसिफिकली वो लोग जो बड़े इंटरेस्टेड होंगे इसमें और इसको आगे सीखने में, वो नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा डेटा विजुअलाइजेशन का उसको ज़रूर अटेंड करें. और इस आने वाले दौर की जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको सीखें और अपनी फील्ड में अप्लाई करें. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर प्रेजेंस. This closes today's session, and once again thank you so much Dr. Saab आपके टाइम के लिए. Most welcome. अल्लाह हाफिज़.